नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज इकोनॉमी विषय पर बातचीत करेंगे और टॉपिक होगा हम लोगों का एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हो। तीनों को हम लोग देखते हैं, तीनों का क्या है परिभाषा, क्या मतलब होता है, तीनों को लाने का उद्देश्य क्या था और तीनों से क्या लाभ हुआ भारत देश को, और ये तीनों भारत देश को किस प्रकार नकारात्मक पहलू की तरफ ले गए। यानी कि उदारीकरण की परिभाषा, इन तीनों के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से यही देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, ये क्या चीज है। फिर देखा जाएगा कि इसको लाने का उद्देश्य क्या था, इसकी विशेषता क्या थी। ठीक, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इसको लाने से भारत देश के लिए कहां तक भारत देश सकारात्मक पहलू के तरफ रहा और लाने से भारत देश को नकारात्मक पहलुओं का क्या सामना करना पड़ा। इन बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करेंगे तीनों से रिलेटेड। तो हम लोग अगर परिभाषा बस अलग अलग होंगे, लेकिन तीनों से रिलेटेड जो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे वो हमारे हिसाब से मिलते जुलते रहते हैं। तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम लोग देखते हैं एकदम बिल्कुल मौलिक भाषा में देखेंगे, हम लोग इसको समझेंगे, बिल्कुल मौलिक भाषा में समझेंगे। उदारीकरण को हम लोगों ने कब अपनाया, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। इस उदारीकरण को अपनाया हम लोगों ने 1991 के आसपास, और इसको अपनाते समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव जी ये थे पीएम के पद पे उम्मीदवार थे, और मनमोहन सिंह जो थे, मनमोहन सिंह जी जो थे, सिंह जी ये क्या थे उस समय वित्त मंत्रालय में थे, वित्त मंत्री के पद पे। इन्हीं लोगों की दिमागी उपज थी। 1991 में एलपीजी को हम लोग अपनाए हैं। एलपीजी को 1991 में एलपीजी को हम लोग अपना रहे हैं। 1991 में एलपीजी को अपनाने में जिस प्रधानमंत्री का योगदान रहा वो थे नरसिम्हा राव जी, और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी। इन दोनों लोगों की दिमागी उपज थी जो भारत देश में हम लोगों ने एलपीजी को अपनाया। इस एलपीजी को अपनाया है, तो इस एलपीजी को अपनाने से भारत देश जो था, उस भारत देश को किस हद तक लाभ हुआ और किस हद तक भारत देश एलपीजी को अपना के समस्याओं से बच गया, उस पे करते हैं हम लोग बातचीत। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या है एलपीजी में उदारीकरण। एल क्या है, पी क्या है और जी क्या है, पहले इसको हम लोग देखते हैं। ये बात याद रखिएगा, 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आ रही है और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे। इन्हीं लोगों की दिमागी उपज थी, ये एलपीजी को भारत देश में अपनाया गया। क्यों अपनाया गया, सवाल उठता है, भारत में एलपीजी को क्यों अपनाया गया। तो इसके लिए आप लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखेंगे तो आजाद देश के बाद अगर देखा जाए 1950-51 से लेकर के लगभग इमरजेंसी लगने तक आप चलिए 1977 के आसपास तक, तो यहाँ तक आप देखेंगे तो एक ही सरकार थी कांग्रेस की, एक ही सरकार चल रही थी। 1977 के बाद अगर देखेंगे तो 1978 के आसपास पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और वो गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता पार्टी की। और जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी वो पीएम के पद पे आए थे, वो थे मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी थे। यहाँ से 1978 के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सरकार की जो रवैया थी वो चेंज होती है। सरकार उतरना चढ़ना ऐसे लगा हुआ था, और सरकार का उतरना चढ़ाव के लिए सरकार बड़े बड़े भरोसे लोगों को देने लगे, बड़े बड़े भरोसे देने लगी। काम कुछ नहीं, नाम दुनिया भर का चलने लगा, और देश धीरे धीरे उस समय देश हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा था, चीन के साथ युद्ध कर रहा था, सूखा का सामना कर रहा था, नेता दल बदल चल रहा था, सरकार गिरती थी उतरती थी, उसमें कोस खाली हो जाता था। ऐसी तमाम समस्याओं के सामना करने के वजह से देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे धाराशाही होता चला गया,
और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार और मनमोहन सिंह जैसे वित्त मंत्री ने इस बात पे विचार किया कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर सर्वांगीण विकास की तरफ लेके चलना होगा तो हम लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर मतलब हमारा देश एक तरह से घर है, तो घर से बाहर मतलब देश से बाहर हम लोगों को चलना पड़ेगा। जब तक देश से बाहर से हम लोग कामकाज नहीं करेंगे तब तक देश की अर्थव्यवस्था को सुधार पाना संभव नहीं होगा, ऐसा कुछ कहा गया। ऐसा कुछ उन लोगों के अंदर विचारधाराएं आ गई। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं ऐसे, मान लीजिए आप घर में एक दुकान खोलिए, दुकान किराना का दुकान खोलिए और अपने घर के सदस्य से कहिए कि तुम घर के सदस्य ही हमारे किराने की दुकान से सामान खरीदेंगे, यानी कि आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके भाई, आपके बहन, आपकी भाभी, जो कोई भी है वही लोग आपके दुकान से बस सामान खरीदेंगे। बाहरी लोगों को सामान खरीदने पे प्रतिबंध लगा दीजिए आप, तो आपकी जो दुकान की पूंजी होगी वो धीरे धीरे एक समय आएगा खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि घर से ही पैसा जा रहा आपके पास और घर में ही वो पैसा खत्म हो जा रहा। घर का पैसा घर में ही रह जा रहा है, घर में ही समाप्त हो जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तो धीरे धीरे समाप्त हो गया। मार्केट से नया प्रोडक्ट लाने के लिए पैसा तो लेके जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार घर की सामान घर में ही बेच के घर की अर्थव्यवस्था को बेकार हो जाती थी, उसी तरह से हमारा देश एक तरह से घर है। अगर हम देश के बाहर से आयात निर्यात नहीं करेंगे, देश के बाहर से हम वस्तु विनिमय प्रणाली को लेकर नहीं चलेंगे, वस्तु का आदान प्रदान नहीं करेंगे, देश के बाहर से करेंसी को लेकर नहीं आएंगे, देश के बाहर से अगर हम रिश्ता को नहीं रखेंगे तो हमारे आपातकाल परिस्थिति में कौन आएगा। अगर हम घर के बाहर के लोगों से व्यवहार बना के नहीं रखेंगे तो घर में हम मरते रहें, बीमार पड़ते रहें, घर के पड़ोसी दौड़ के आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा चरित्र जो है वो पड़ोसियों के खिलाफ है। ऐसे सरकार ने सोचा कि हम लोगों को भी अपने देश के साथ साथ क्या करना चाहिए, देश को चलाने के साथ साथ विदेशी राष्ट्रों से संबंध बनाना चाहिए और हमें अपने देश के विकास करने के लिए दूसरे देश के साथ सामान को खरीदना और बेचना चाहिए। जैसे एक दुकानदार को घर के सामान घर के व्यक्तियों के अलावा दूसरे से खरीद बिक्री करता है तो उसकी दुकान की फायदा होती है। इस तरह की कुछ बातें आई और इन बातों को सोच करके हम लोगों ने क्या किया, एलपीजी को अपनाया। अब इस एलपीजी में देखते हैं एल क्या है, पी क्या है, जी क्या है, इसकी परिभाषा को समझते हैं हम लोग और आगे बढ़ते चलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी परिभाषा को समझने और इसकी क्या महत्व है और इसकी क्या समस्या है, उस पे हम लोग चलते हैं बातचीत करने उस मुद्दे पे। तो एल को अगर देखा जाए पहले उदारीकरण को, तो क्या है उदारीकरण, इसको अगर समझा जाए तो आप एक भाषा में समझिएगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए, किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों को नियमन करने के लिए, चलाने के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं। अगर कठोर नियम और कानून को बना करके कोई देश अपने आर्थिक गतिविधियों को चला रहा है तो उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में रुकावट आती रहेगी। जब वो कठोर नियम को हटा करके अपने आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि पे लगाए गए प्रतिबंधों को हटाएगा तो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वही उदारीकरण कहलाती है। दूसरे भाषा में अगर कहा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के सरकार के द्वारा व्यापार के जो अनावश्यक प्रतिबंध होते हैं उन अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कर देना और व्यापार करने के लिए सरल से सरल कानून बना देना उदारीकरण कहलाता है। यानी कि उदारीकरण में सरकार क्या हो रही है, उदार हो रही है। पहले ऐसा सिस्टम था कि व्यापार करने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए जाते थे। तमाम नियम कानून सरकार अगर मान लीजिए कोई चीज खरीद के अपने नेपाल से लेके आ रहे हैं, भूटान से लेके आ रहे हैं, अमेरिका से लेके आ रहे हैं, चाइना से लेके आ रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज मोबाइल खरीद के लेके आ रहे हैं तो 1000 तरह की जांच होती थी पहले, इसको अपनाने से नहीं पहले 1000 तरह की जांच होगी, 1000 तरह का फार्म भरिए, ये करिए वो करिए, सरकार की तमाम सारी फॉर्मेलिटीज थे। तो व्यक्ति उस फॉर्मेलिटीज से बचने के लिए क्या करता था, रिश्वत दे देता था, अधिकारी को कहता था भैया इतना जांच पड़ताल मत करो, यानी भ्रष्टाचार का बढ़ावा होता था। तो उतने कठोर नियम बना करके हम अपने व्यापार को क्यों चला रहे हैं,
उस नियम को थोड़ा आसान कर दें। जब नियम को आसान कर देंगे तो हर व्यक्ति पार्टिसिपेट होने के लिए जाएगा, और जब हर व्यक्ति पार्टिसिपेट होने के लिए जाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगा। यानी कि उदारीकरण को अगर परिभाषित करना है तो उदारीकरण की परिभाषा एक शब्द में आप ये कहिएगा कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए कोई कानून अगर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है तो उस कठोर कानून को हटाना या उस कठोर कानून से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना उदारीकरण कहलाता। तो उदारीकरण के बारे में परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा कि आर्थिक गतिविधियों को लिखते चलिएगा साथ साथ, आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए यदि कोई कठोर नियम एवं कानून बनाए जाते हैं जो आर्थिक समृद्धि एवं विकास में रुकावट पैदा करता है तो उस कठोर कानून को हटाकर सरल कानून लाना उदारीकरण कहलाता है। लाना क्या कहलाएगा? उदारीकरण कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। इस परिभाषा को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन चलाने के लिए अगर कोई कठोर नियम और कानून बना दिए जाते हैं तो जाहिर बात है कठोर बनाएंगे तो समस्या होगा, और जब समस्या होगा तो काम अच्छा नहीं होगा, जब काम अच्छा नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। तो कठोर नियम कानून बना देने से आर्थिक समृद्धि और विकास में रुकावट आ जाता है। तो इस कठोर नियम कानून को बस हटा दीजिए और उसके जगह पे सरल नियम कानून ला दीजिए। उसके जगह पे क्या करिए? सरल कानून ला दीजिए। तो सरल कानून लाना ही उदारीकरण, लिबरल हो गया। लिबरल शब्द से ये लिबरलाइजेशन आया, यानी उदार हो गए, यानी दया भाव की भावना आ गई। जैसे छोटा जब बच्चा होता है तो पिताजी क्या कहेंगे? शाम को 6 बजे के बाद अगर आ गए तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। सुबह पढ़ने जाओगे, सुबह अगर 10 बजे उठ जाओगे तो बिस्तर पे तो ये कर दूंगा, वो कर, यानी बिस्तर पे कल या घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा तमाम सारे डांट फटकार देते हैं। यानी कुछ लड़के के अंदर कठोर नियम बना बना के पिता क्या कर रहा? भय पैदा कर दिया। उस लड़के के अंदर आतंक की भावना ला दिया। जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद वही पिता कहेगा, बेटा देखो इतना समय ज्यादा लेट तक नहीं टहलना चाहिए, रात हो गया। जब वो लड़का और बड़ा हो जाएगा तो पिता क्या कहेगा? पिता उसको फ्री छोड़ देगा। यानी कि पिता धीरे धीरे उसकी उम्र के बढ़ने के हिसाब से क्या हुआ? लिबरल होता गया, अपने कठोर नियम को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। तो जो कठोर नियम को धीरे धीरे कम कर रहा है उसी को तो उदारवाद कहा जाता है, उसी को उदारवादी प्रवृत्ति कहा है। तो वही है उदारीकरण। तो इस उदारीकरण का आशय क्या है? अगर एक भाषा में कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? लिखते रहिएगा, हमारी बातों को लिखते रहिएगा। उदारीकरण का आशय यह है कि व्यापार के अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना या मुक्त करना और सरल नियम कानून को लागू करना, जिससे उदारता दिखाई दे ताकि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। ये बात आप लिख लीजिएगा, इस बात को आप लिख लीजिएगा एक अलग परिभाषा के रूप में। अब हम लोग देखते हैं उदारीकरण को हम लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी। तो हम लिखते हैं आवश्यकता क्यों, यानी कि उदारीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस पे जरा हम लोग बातचीत कर लेते हैं 2-3 मुद्दों पे। इस पे 2-3 मुद्दों पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो उदारीकरण की आवश्यकता हम लोगों को क्या पड़ी? अगर मान लीजिए उदारीकरण यानी कि अर्थव्यवस्था में हम लोग नियम कानून हमारी सरकार कुछ कमजोर कर दे, कुछ सरल कर दे, तो हर व्यक्ति बिजनेस व्यवसाय करने के लिए सोचेगा कि नहीं सोचेगा? हर व्यक्ति सोचेगा कि मैं भी करूं। जब कठोर नियम कानून रहेगा तो हर कोई डरेगा। तो इस उदारीकरण को लाने के लिए पहले जाना जाए कि इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों,
फिर जाना जाएगा इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है। तो उदारीकरण को लाने की आवश्यकता बस इसीलिए पड़ी क्योंकि उदारीकरण के न होने की वजह से आर्थिक गतिविधियों में बहुत कठोर नियम थे, तो लोग डरते थे, पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे, बिजनेस व्यवसाय से जुड़ते नहीं थे। और जब लोग डरेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिजनेस व्यवसाय से जुड़ेंगे नहीं, तो एक बात बताइए आप, रोजगार बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना, रोजगार घटेगा ना। यानी कि ये सोचा गया कि अगर हम लोग उदारीकरण को लेके आएंगे तो रोजगार को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा देंगे, क्योंकि उदारीकरण नहीं लाने से पहले रोजगार घट रहा है, क्योंकि कठोर नियम है और कठोर नियम से लोग डर रहे हैं। तो उदारीकरण को लाने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, हम लोगों ने सोचा कि जो रोजगार होगा, रोजगार का सृजन होगा, क्योंकि सरल नियम कानून होंगे, और जब सरल नियम कानून होंगे तो हर व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा, हर व्यक्ति अपना अपना रोजगार का साधन ढूंढ लेगा। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए आवश्यकता क्यों पड़ी में देखा जाए तो जो बजट हम लोगों के देश की जो बजट थे वो निरंतर क्या होते रह रहे थे। उदारीकरण न होने से पहले बजट निरंतर घाटा में जाता था। अरे भाई, जब देश के आदमी कुछ कामें नहीं कर रहे हैं तो देश में पैसा कहाँ से आएगा? पैसा से पैदा तो होगा ना, पैसा को पैसा से तो पैदा कर नहीं सकते, लोग से ही पैसा आएगा। इन्वेस्ट करेंगे, कमाएंगे, एक पैसे को एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह। तो जब उदारीकरण नहीं था तो हम लोगों ने ये सोचा कि बजट हम लोगों का घाटे में चल रहा, इसलिए उदारीकरण को लाना जरूरी है। उदारीकरण को लाएंगे तो लोग काम करेंगे, जब काम करेंगे तो हमारा राजस्व जो होगा, बजट जो होगा, वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ करेगा। तो हम लोग अगली बात इसमें लिख लीजिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो लिखिएगा बजट घाटे में चल रहा था, ठीक, इसलिए हमको इसकी जरूरत पड़ी। इसके अलावा क्या इसकी जरूरत हो सकती उदारीकरण को लाने का? तो ये बताइए, जब बजट घाटे में चल रहा, आदमी काम कर नहीं रहा, तो मुद्रास्फीति जो है हम लोगों के, उस मुद्रास्फीति में क्या होगा? मुद्रास्फीति में वृद्धि थी। मुद्रास्फीति अगर बढ़ रहा है तो ये देश के लिए क्या होगा? मुद्रास्फीति में क्या थी? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति में वृद्धि थी। करेंसी की वैल्यू जब घट जाएगा तो करोड़ों का नोट छाप के आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा उदारीकरण को लेके आया जाए। जो हम लोगों का भुगतान संतुलन था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, वो प्रतिकूल था, अनुकूल था ही नहीं। हम लोगों के पास पैसे ही नहीं उतना थे विदेशों के साथ आयात निर्यात करने के लिए, हमारी करेंसी की ताकत ही नहीं उतना ज्यादा थी, क्योंकि हमारी सरकार की जो रणनीति थी, जो नियम थी, जो कानून थी, उद्योग के लिए, धंधे के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, वो कठोर थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा उदारीकरण को लेके आऊंगा। तो उदारीकरण को आने से नियम कानून कमजोर होंगे तो हर आदमी के अंदर जो भय बैठा है वो भय हट जाएगा, हर आदमी काम करेगा, हर आदमी पैसा कमाएगा। तो उदारीकरण को लाने के एक और कारण क्या था, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, भुगतान संतुलन प्रतिकूल था। भुगतान संतुलन प्रतिकूल था, ठीक, ये बात लिख लेते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो धीरे धीरे भुगतान संतुलन जब हमारा अनुकूल है ही नहीं, तो ये बताइए विदेशी मार्केट से हम काम काज कर रहे हैं तो हम विदेशी ऋण, मान लीजिए हमारे पास देने की पैसा नहीं, बार बार ले रहा हूँ, तो धीरे धीरे हम कर्जदार तो होते जाएंगे। ऐसे राष्ट्र के पास भुगतान संतुलन का प्रतिकूल चल रहा, यानी सरकार लेना जान रहा, देने के लिए सरकार के पास है नहीं, तो सरकार देगा कहाँ से? सरकार पैसा पैदा तो करेगा ना। इसलिए इस भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केसेस में नहीं था, तो इसके वजह से क्या होता था, विदेशों से जो ऋण लेते थे हम लोग, वो ऋण की आभार धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, यानी विदेशी ऋण से भारत देश धीरे धीरे क्या हो रहा था, दबता चला जा रहा था। तो हम लोगों को अगली बात लिखना है, विदेशी ऋण मतलब विदेशी ऋण क्या थे, ज्यादा होते जा रहे थे, ऐसे लिख लीजिएगा, या इसको कह सकते हैं विदेशी ऋण बढ़ते जा रहे थे। इसलिए भी हम लोगों ने सोचा कि उदारीकरण को लाने, एक कारण ये भी था। फिर क्या था, लोगों का, अब ये बताइए, रोजगार है या नहीं, बजट देश का घाटा चला, मुद्रास्फीति में वृद्धि होता चले, भुगतान देने भर का सरकार के पास पैसा ना, सरकार और नहीं तो धीरे धीरे कमजोर देश होता चला जा रहा, ऋणी होता चला जा रहा।
तो लोग जो होंगे उन लोगों की खान पान पाना जीवन शैली में परिवर्तन हो, क्या उच्च गुणवत्ता थोड़ी ना है, दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा। और जब दिन प्रतिदिन उनकी जीवन शैली में गिरावट आती जाएगी तो जीवन प्रत्याशा घटता जाएगा। जो व्यक्ति 20 साल जीना चाहिए था वो 5 साल में मर जाएगा। तो धीरे धीरे राष्ट्र कमजोर तो हो रहा है। तो अगली बात हम लोगों को क्या लिखना, जीवन में क्या लिखेंगे हम लोग, जीवन शैली में गिरावट। ठीक, इतनी बातों को याद रखिएगा। इतनी बातों की वजह से क्या थी, इतनी बातों की वजह से, इसके अलावा बहुत सारी बातें थी, इसको ध्यान में रख के हम लोगों ने उदारीकरण को लाया। इसलिए हम लोगों को उदारीकरण बहुत जरूरी लगा। अब देखते हैं उदारीकरण को अगर हम लोगों ने ला लिया तो उदारीकरण को लाने से लाभ क्या हम लोगों को होता है। तो जरा इन बातों पे हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, इसका लाभ क्या उदारीकरण के लाने से। तो उदारीकरण जो था, इस उदारीकरण के आने से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था जो था हमारा वो क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पे बनाए गए कठोर नियम कानून कमजोर हुए। यानी कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या हुआ, ओपन होता चला गया। यानी कि अगर मान लीजिए किसी लड़का के ऊपर बहुत ज्यादा नियम कानून बना के उसका पिता दबाव डाल के रखा, तो लड़का क्या होगा, धीरे धीरे मानसिक तनाव से पीड़ित होता चला जाएगा। और वही पिता जब उसको धीरे धीरे अपने दबाव वाली कानून को हटाता चला जाए तो लड़का एकदम ओपन माइंड में हो जाएगा, वो अच्छा काम करेगा। ऐसे हमारे देश की जब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सरकार उसको दबाव में रखे रहते थे, नियम कानून बहुत जटिल बना देते थे, तो लोग बिजनेस व्यवसाय से डरते थे। जैसे सरकार ने उस नियम कानून को आसान कर दिया, लोग खुले दिल से लगे काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था का स्तर खुल गया। और जब अर्थव्यवस्था का स्तर खुल जाएगा तो ये बताइए, अर्थव्यवस्था जब स्तर खुल जाएगा तो अर्थव्यवस्था का स्तर खुलने से हर आदमी चाहेगा हम आर्थिक गतिविधियों में भाग लें, हर आदमी बिजनेस व्यवसाय करने जाएगा, हर आदमी चाहेगा हम पैसा इन्वेस्ट करें। जब पैसा इन्वेस्ट करने लगेगा, काम काज करने लगेगा तो उसको रोजगार का साधन मिल जाएगा। तो कई सारी समस्याओं का समाधान होगा। एक समस्या का समाधान सरकार करेगी तो उससे हजारों देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए उदारीकरण को लाने से देखते हैं हम लोगों को क्या क्या लाभ हो रहा है इन बातों में। सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये देखना, उदारीकरण के आने से जो हमारा अर्थव्यवस्था का स्वरूप खुला हो गया। ठीक, पहली बात तो ये जानिएगा, जब अर्थव्यवस्था का स्वरूप खुल जाएगा तो ये बताइए अर्थव्यवस्था का स्वरूप खुलने से क्या होगा, जो निजी क्षेत्र होंगे, जो कंपटीशन होगा, कंपटीशन लोगों में वो बढ़ जाएगा। जब कठोर नियम कानून रहेंगे तो कोनो आदमी नहीं जाएंगे काम करने के लिए, डरेंगे। लेकिन जब सरल कर देंगे तो आदमी अपन नियम लड़ जाएंगे, कहेंगे हम करेंगे। यानी कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जब कंपटीशन बढ़ता है वही बोली लगाने में अच्छा लगता है। यानी कि जैसे कंपटीशन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था का स्वरूप खुलेगा तो हर आदमी चाहेगा हम बिजनेस करूं, व्यवसाय करूं। यानी कि जो निजी क्षेत्र होंगे उन निजी क्षेत्रों को क्या होगा, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। ये बताइए, जब निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तो निजी क्षेत्र में हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे ना, पूंजी लगाएंगे ना। और जब हम पूंजी लगाएंगे तो क्या करेंगे, पूंजी लगाएंगे तो धीरे धीरे प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि पहले हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम प्रोडक्शन करने लगेंगे, हम प्रोडक्ट को पैदा करने लगेंगे। और जब हम प्रोडक्शन करने लगेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी ना। मान लीजिए हमने पैसा लगाना शुरू कर दिया कंपनी में, कोई लोहा की कंपनी है, उसको खोल दूंगा, नियम कानून कमजोर होंगे तो, और उसको खोल के हम क्या करेंगे, उसमें तमाम प्रकार के लोहे के औजार हथियार बनाने लगेंगे। और जब हथियार बनाने लगेंगे तो देश में धीरे धीरे हथियारों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और संख्या जब बढ़ेगी तो उसी को जब हम निर्यात करेंगे तो हमें विदेशी पैसा मिलेगा, तो इससे हम क्या होंगे, राजा बनेंगे। यानी कि हमारा देश क्या होगा, विकास करेगा। तो ये देखिए, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। और जब निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, एंड फाइनली प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। और इससे अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिल रही है, प्रोडक्शन हो रहा, तो ये बताइए लोगों के अंदर बैठी हुई जो बेरोजगारी थी वो बेरोजगारी कम होगी कि ज्यादा होगी, वो बेरोजगारी धीरे धीरे घटेगी ना। हर आदमी जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, हर आदमी काम काज करने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देश की जो बेरोजगारी वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। यानी कि बेरोजगारी में क्या होगा, कमी आएगा। बेरोजगारी में क्या होगा, कमी आएगा। अब बताइए, जब बेरोजगारी में कमी आ जाएगा तो ये बताइए जो स्किल्स हैं, जो अवेयरनेस हैं, वो क्या होंगे, वो बढ़ेंगे ना। दक्षता जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि हर आदमी अपने आप को स्मार्ट बनेगा।
हर आदमी अपने आप को स्मार्ट आदमी बनेगा, गुणवत्ता बढ़ेगा, जीवन शैली बढ़ेगी, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा, तमाम सारी चीजों की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जब इतना सारा कामकाज होगा तो हम लोगों के पास जब पैसा हो जाएगा तो हम लोग विदेशों से भुगतान संतुलन करने के लायक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हम लोगों का जो भुगतान संतुलन होगा, जो पहले कम चल रहा था, यानी हम भुगतान संतुलन कर ही नहीं पा रहे थे, बस ले रहे थे, दे ही नहीं पा रहे थे, वो देने वाले की व्यवस्था हम लोगों के पास हो जाएगी, यानी भुगतान संतुलन की स्थिरता हो जाएगी। यानी हम लोग क्या होंगे, कर्जदार नहीं बनेंगे, लेंगे तो देने भर का ताकत रखेंगे। और जब भुगतान संतुलन धीरे धीरे हो जाएगा तो ये बताइए, हम लोग विदेशों से अगर ले रहे हैं, दे रहे हैं, लेन देन चलना लगा हम लोगों का, एक्सपोर्ट किए, इंपोर्ट किए, लेन देन हुआ, माल दिए, माल लिए, पैसा दिए, ऐसा करके हम माल यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया, विदेशी पैसा लिया, तो धीरे धीरे हमारे देश में विदेशी मुद्रा का कोष क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी हम लोगों की पैसा धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी, हम लोग की जो करेंसी है धीरे धीरे क्या होगी, मजबूत होती जाएगी, यानी भुगतान संतुलन की स्थिरता होगी। और इसके अलावा हम एक बात यह कह सकते हैं कि जो विदेशी मुद्रा कोष है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि होगा, ठीक। और विदेशी जब मुद्रा कोष में वृद्धि होगा तो हमारा देश क्या था, उदारीकरण के पहले बार बार आर्थिक संकट में आ जाता था। तो हम लोग यहाँ क्या होंगे, मंदी जैसे संकट जैसे, आर्थिक संकट जैसे या मंदी से छुटकारा मिलेगा हम लोगों को, मंदी से छुटकारा मिलेगा, यानी कि आर्थिक संकट से छुटकारा मिलेगा। और जब आर्थिक संकट से छुटकारा मिलेगा तो ये बताइए, हम लोग एक स्मार्ट आदमी बनेंगे, यानी कि हम लोग आधुनिकीकरण को बढ़ावा देंगे, यानी कि आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, आधुनिकीकरण को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। और जब आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और आदमी रोजगार करने लगा, भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में होने लगा, विदेशी मुद्रा कोष बढ़ने लगा, तो लास्ट बात लिखिएगा, देश की जो जीडीपी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। और जब देश की जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत होगी, हमारे राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास होंगे, हमारे राष्ट्र का साख मजबूत होगा। वैश्विक रंगमंच पे भारत देश की बुनियादी साख स्वाद जैसी जो बातें हैं ये मजबूती होंगी, मजबूती के तौर पे फैलेंगी। तो इन बातों को याद रखिएगा। उदारीकरण को लाने से ऐसे तमाम मुद्दों पे हम लोगों को फायदा दिखाई दिया। अब हम लोग देखते हैं उदारीकरण को लाने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या घाटा हुआ, इस बात को देखते हैं, क्या घाटा हुआ, जरा इसको हम लोग देखते हैं, क्या घाटा हुआ, यानी कि इसके नकारात्मक पक्ष देखते हैं, नकारात्मक पक्ष कह लीजिए या हानि कह लीजिए। तो क्या था, उदारीकरण को लाने से क्या क्या समस्या है। धीरे धीरे जब हम लोग उदारीकरण को अपना लेंगे तो हर आदमी बिजनेस व्यवसाय में घुस गया, तो हम लोगों की जो कृषि वाली क्षेत्र थी, जो प्राइमरी सेक्टर थे, उस कृषि में धीरे धीरे क्या होगा, कृषि में धीरे धीरे घटोत्तरी आया, कृषि क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर होगा। और जब कृषि क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर होगा तो जो कृषक होंगे उन कृषक आत्महत्या क्या होगा, कृषक क्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे, यानी कि कृषक आत्महत्या की संख्या धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि उदारीकरण को लाने के बाद हर व्यक्ति सरकार के सरल नियम को पा करके हर व्यक्ति चाहा कि हम बिजनेस व्यवसाय बड़े बड़े अडानी अंबानी बन जाए, ऐसे करके बड़े बड़े बिजनेस व्यवसाय करने लगे, सब राज्य बनने की कोशिश करने लगे। तो खेती कौन करेगा, खेती करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घटती चली गई। यानी खेती वाली जो बातें थी, जो खेती से संबंधित पहलू थे, उसकी स्थिरता धीरे धीरे घटती चली गई। अब जब जो खेती कर रहा था आदमी, उसको ज्यादा फायदा ही नहीं हो रहा था, तो आदमी क्या करेगा, बेचारा आत्महत्या नहीं करेगा, तो कृषक आत्महत्या बढ़ने लगा। उदारीकरण को आने से एक नकारात्मक बात तो ये था। दूसरी नकारात्मक बात अगर देखा जाए तो बहुत सारे गांवों में बेचारे गरीब आदमी होते थे जो कुटीर और लघु उद्योग करते थे, जो कुटीर और लघु उद्योग करते थे, लघु उद्योग यानी कि छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग ऐसे करते थे। तो जब लोग बड़े बड़े उद्योगों के पीछे भागने लगे तो कुटीर और लघु उद्योग के सामानों की संख्या धीरे धीरे क्या होगी, कमजोर होती चली गई। यानी कि कुटीर और लघु उद्योगों में क्या हुआ, तो गिरावट आया, कहिएगा गिरावट आ गया। ये एक नकारात्मक पहलू था, क्योंकि हर आदमी तो अमीर, हर आदमी बड़ा व्यवसाय तो कर नहीं सकता। जो क्षेत्रों में आर्थिक समानता पाई जाती थी, पहले लोग कोई भी चीज बना लेता था, मिट्टी के बर्तन बना लिया,
कोई कपड़ा बुनने वाला ले लेता था, कोई क्या कर लेता था, छोटे छोटे काम काज करके कुटीर उद्योग जैसे अपना रोजी रोजगार चलाते थे बेचारे। अब जब बड़ी बड़ी कंपनियां लगी उन सब कामों को करने के लिए, तो छोटे छोटे काम करने वाले रोजगारों का रोजगार छिन गए। तो जब कुटीर और लघु उद्योग छिन जाएगा तो क्षेत्रीय स्तरों पे देखा जाए जो समानता दिखती थी उन लोगों के बीच समानता क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रीय स्तरों पे क्या होगा, आर्थिक असमानता दिखाई देगा। क्षेत्रीय स्तरों पर क्या होगा, क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक असमानता दिखाई देगा, आर्थिक असमानता दिखाई देगा, असमानता दिखाई देगा। ठीक, अब जब आर्थिक असमानता दिखाई देगा तो लोग धीरे धीरे क्या होंगे, तानाशाह होते जाएंगे। और जब लोग तानाशाह होंगे तो एक समय ऐसा कि वो आतंक की तरफ बढ़ेंगे, और जब आतंक की तरफ बढ़ेंगे तो सांप्रदायिकता की ओर बढ़ेंगे, सांप्रदायिकता की ओर बढ़ेंगे तो राष्ट्र को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए सरकार को इन लोगों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आर्थिक पहलुओं की वजह से किसी भी बिजनेस व्यवसाय को खत्म करना अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। ये अर्थशास्त्री का स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ। फिर अगली बात देखते हैं हम लोग। अगली बात उदारीकरण के आने से अगली बात क्या हुई, जो हमारे पर्यावरण थे, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि नई नई तकनीकी नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, CO2 इमिशन होने लगा, ओजोन डिप्लेशन होने लगा, ऐसी तमाम सारी समस्याओं से हम लोग गुजरने लगे। पर्यावरण प्रदूषित होने लगा, यानी कि पर्यावरण का क्षरण होने लगा एक तरह से, या कह सकते हैं कि जो हमारा पर्यावरण था उस पर्यावरण को नुकसान होने लगा। ठीक, इसके अलावा इसकी हानि अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, हम लोग एलपीजी को लेने से पहले हम लोग क्या थे, अपने कल्चरल फेज में जीते थे, सांस्कृतिक चीजों पे ध्यान देते थे। लेकिन वो जैसे आया तो आप देखिए कपड़े का पाना, हाफ कटिंग कपड़ा आ गया, ग्लोबलाइजेशन। पिज्जा बर्गर खाने भी आ गया, ग्लोबलाइजेशन। लड़का है, बाल का कटिंग देखिए ऐसे बना रहे सब, जैसे लग रहा है कि भालू का बाल है, ऐसे बना के घूम रहे हैं सब मार्केट में जानवरों की तरह। बहुत सारे ऐसे लोग पूरा बाल को यहाँ हटा दिए, पता नहीं कौन कौन मॉडल चला रहा। तो वो सब ग्लोबलाइजेशन का ही शिकार है, यानी कि वो धीरे धीरे यार हम लोग अपने कल्चरल फेज को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। हम मानव धीरे धीरे मानवता को ही भूलता चला जा रहा, और मानव इतना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है कि वो मानव धीरे धीरे स्मार्ट बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी को ही खतरा में डाल। ग्लोबलाइजेशन के शिकार होकर के व्यक्ति पिज्जा बर्गर मोमो पता नहीं क्या क्या खाता चला जा रहा, कुपोषण का शिकार हो जा रहा। कोई व्यक्ति बेचारा नहीं खाने की वजह से कुपोषित हो रहा, वो खाने की वजह से कुपोषित हो गया। तो समस्याएं हैं, यानी कि हम लोग की जो संस्कृति थी, संस्कृति को खतरा हो गया। एक बात याद रखिएगा, जितना सारा हमने लाभ लिखा है और जितना सारा हानि लिखा, ये उदारीकरण में भी लिख लीजिएगा, निजीकरण में यही चल जाएगा, वैश्वीकरण में भी यही चल जाएगा, अलग अलग से नहीं लिखा जाएगा। अब बस हम यहाँ पे निजीकरण वैश्वीकरण का बस परिभाषा बता के हट लेंगे। ये उसका लाभ, ये तीनों जगह ही लाभ, तीनों जगह ही हानि, इसी को चला दीजिएगा, कोई समस्या की बात नहीं, बिल्कुल काम करेगा, एक पैसा दिक्कत की बात नहीं है, ये काम करेगा, है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। हाँ, वैश्वीकरण में थोड़ी सी अतिरिक्त बातों को और बता दूंगा मैं, अभी थोड़ी और बातें बता दूंगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं पहुंचूंगा अगले टॉपिक निजीकरण पे। और हम लोग देखते हैं हम निजीकरण के बारे में क्या है निजी। ये उदारीकरण से संबंधित बातों को हमने समझा, यानी सरकार उदार हो रही है, जो कठिन नियम कानून है उसको धीरे धीरे क्या कर रही है, सरल कर रही है, ताकि हर लोग भागीदारी लें। अब हम लोग चल रहे हैं देखने निजीकरण के बारे में। क्या है निजीकरण, जरा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ कर लीजिएगा आप अब निजीकरण, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभी हमने यहाँ लिखा प्राइवेटाइजेशन, तो इसके बारे में जरा देख लेते हैं हम लोग। प्राइवेटाइजेशन के बारे में देख लेते हैं क्या है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन को समझने के लिए जनरली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी बात याद रखिएगा। वो छोटी सी बात यह है कि जब सार्वजनिक क्षेत्रों में, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र, जो सरकारी क्षेत्र है, जब सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, जब सार्वजनिक क्षेत्र में मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर जाके हस्तक्षेप करे, तो हस्तक्षेप जब करेगा और सार्वजनिक क्षेत्र पे अपना एक अधिकार बना लेगा, निजी क्षेत्र का आदमी सार्वजनिक क्षेत्र पे अपना एक अधिकार बना लेगा, उसी को कहते हैं निजीकरण। जैसे मान लीजिए सरकार के अंडर में है कि रेलवे का एग्जाम कराना है,
रेलवे के एग्जाम को सरकार एग्जाम मान लीजिए करा रही, रेलवे भर्ती करा रही है, एसएससी की भर्ती करा रही है सरकार के हक में। सरकार कह रही है कि हम बैंक के बहुत सारे कर्मचारी की भर्ती करेंगे। सरकार कह रही है कि हम बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनियां चला रही है। अब बाद में सरकार क्या कर रही है, किसी व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति को दे रही, भैया तुम आओ एसएससी की भर्ती कराओ, भैया तुम आओ रेलवे की भर्ती कराओ, भैया तुम आओ फलाना कंपनी चलाओ, हमारे बस की बात नहीं है, बहुत ज्यादा हम जिम्मेदारी में आ गए हैं, तुम पार्टिसिपेट करो, तुम भी इसमें काम करो, हमको जो बनता है हमारा हिस्सा दे दो, ऐसा कुछ करके कह दे रहे। तो जो ये प्रक्रिया चल रहा है इसी प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। यानी कि प्राइवेटाइजेशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब सार्वजनिक क्षेत्र का जो मालिकाना होता है, जो हक होता है, उस पे निजी क्षेत्र के जब हाथ चले जाते हैं उसी को निजीकरण कहा जाता है। अब निजीकरण के क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, तो जो लाभ यहाँ लिखे, जो हानि यहाँ लिखे थे आप अभी उदारीकरण में, उसी को बिल्कुल यहाँ छाप दीजिएगा, बिल्कुल छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा वही चलेगा। लिखते रहिए आंसर, 1 नंबर आंसर लिखेंगे आप। तो इसका बस हम लोग क्या कर लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या लिख लेंगे हम लोग कि जब सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों का हस्तक्षेप होना शुरू हो जाए, जब सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों का हस्तक्षेप होना शुरू हो जाए तो उसे निजीकरण कहते हैं। निजीकरण कहते हैं। या दूसरे भाषा में अगर आपको परिभाषा लिखना होगा तो हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, अगर नोटबुक बनाते होइएगा तो लिख लीजिएगा। दूसरे परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों का मालिकाना हक, सार्वजनिक क्षेत्रों का यानी कि सरकारी क्षेत्र का मालिकाना हक निजी क्षेत्र के हाथ में यानी प्राइवेट क्षेत्र के हाथ में चला जाता है तो वह निजीकरण कहलाता है। यानी सरकारी क्षेत्र के मालिकाना हक पे जब प्राइवेट क्षेत्र का मालिकाना हक हो जाता है तो उसको निजीकरण कहते हैं। या सार्वजनिक क्षेत्र के मालिकाना हक पे जब निजी क्षेत्र के मालिकाना हक हो जाता है तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। निजीकरण के क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, आपको वही लिख देना है जो उदारीकरण के लिखे थे। अब आइए चलते हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण। क्या है वैश्वीकरण? वैश्वीकरण को जरा हम लोग समझ लेते हैं। वैश्वीकरण को इसको लाने के पीछे वही लाभ वही हानि लिखिएगा। लाभ भी है इसका, हानि भी है, दोनों इससे होंगे। जो वहां थी वही लिख लीजिएगा। वैश्वीकरण को लिख लेते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन। क्या है ग्लोबलाइजेशन, जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग। वैश्वीकरण को समझने के मान लीजिए ये क्या है, ये आपका घर है, यहाँ पे ये घर है आपका, ये आपका पारिवारिक लोग हैं या चारों तरफ मान लीजिए, ठीक। आप क्या कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, ये आपके घर की सीमा है, यहाँ तक आपका घर का क्या है, बाउंड्री है, यहाँ तक आपकी बाउंड्री है। आप क्या कर रहे हैं, दिन रात जो कोई भी अपने जीवन से संबंधित काम काज कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, अपने घर के ही सीमा के अंदर सारा काम कर रहे हैं। इससे बाहर जाना जरूरी नहीं, पड़ोसी से मतलब ही नहीं है। क्या है, ये सब ABCD आपके मान लीजिए पड़ोसी हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको, कौन है पड़ोसी, भाई मेरा। मान लीजिए आपके पास कोई आपातकाल आ गया, आपके पास कोई समस्या आ गया, आपके घर में सूखा पड़ गया, भूखमरी आ गया, कोई भीषण बीमार पड़ गया, या आपके घर के सामने कोई आपदा जैसी घटना है, मान लीजिए वही भूकंप जोन बन गया, सेक्टर बन गया, ज्वालामुखी पड़ गया, ये सब बड़ी दूर है। ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई तो आपका मदद करने कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। तो सरकार ने सोचा कि हम आयात निर्यात को करें। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आप अपने घर के अंदर एक दुकान खोल दिए, यहाँ पे एक दुकान खोल दिए और इस दुकान का सामान खरीदने का अधिकार किसको दिए हैं, सिर्फ अपने घर के आदमी को दिए हैं। बाहरी आदमी खरीदने जाता है तो आप भगा देते हैं, कहते हैं नहीं देंगे। तो ये बताइए, घर में सामान बेचेंगे, घर के ही आदमी से पैसा लिए और घर के आदमी सामान दे दिए, घर के आदमी से पैसा लेंगे, घर में सामान दे देंगे, तो धीरे धीरे सामान को घर के आदमी खा जाएंगे, लेकिन पैसा जो होगा वो घर में का पैसा आपके पास आएगा। यानी आपके घर का जो क्षमता होगा पैसा का अगर 50 रुपया, तो 50 रुपया इतने दूर दौड़ेगा, लेकिन आपका सामान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर जाएंगे दूसरे यहाँ सामान खरीदने
तो उस 50 रुपया में 20 रुपया का सामान लेकर आएंगे तो आपके घर के औकात कितना हो गया? 30 रुपया। फिर वो 30 रुपया दौड़ेगा इसे, फिर सामान जब खत्म हो जाएगा फिर जाएंगे सामान लेने के लिए, फिर 20 रुपया का सामान लेकर आएंगे, आपका घर के औकात कितना हो गया? 200 रुपया। फिर धीरे धीरे खत्म हो गया, फिर जाएंगे सामान लेने तो कहेगा 20 रुपया, तो आप कहेंगे 10 रुपया, आप कहेगा 10 रुपया का सामान ले जाओ। यानी कि आपके घर की दुकान की भी कीमत गिर गई, घर की भी कीमत गिर गई, यानी आपका घर कमजोर, यानी गरीबी रेखा में आ गया, आप कमजोर हो गए। बस यही काम हम लोग को क्या करना? देश से जोड़ना। मान लीजिए देश हमारा एक घर है, हम अपने देश के ही अंदर प्रोडक्टिविटी करेंगे, देश के ही सरकार को बेचेंगे, खरीदेंगे, जनता से लेन देन करेंगे, तो हमारे देश का विकास कहाँ होगा? वो तो हमारे देश की जितनी चीजें हैं बस उतना ही बरकरार रहेंगी, बल्कि धीरे धीरे दुकानदार की तरफ से घटती चली जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। इसलिए जिस तरह से दुकानदार अपने दुकान को बढ़ाने के लिए क्या करता? बाहर के लोगों को बुलाता हो, भैया खरीदो, तो 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया क्या करेगा? कमाता रहेगा, एक एक प्रोडक्ट पे कमाएगा, फिर उसको रखता रहेगा, धीरे धीरे ग्रोथ कर जाएगा। ऐसे हमारी राष्ट्र की सरकार होती है, वो एक देश से दूसरे देश में आयात और निर्यात इसलिए करती है ताकि विदेशी करेंसी यहाँ आते जाते रहेंगे और धीरे धीरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? विकास होती जाएगी। इसलिए हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को लेकर के आए। ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को एक भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और वैश्वीकरण का परिभाषा अगर आपको लिखना होगा तो आप ये लिख सकते हैं कि जो विश्व है उस विश्व को एक सत्ता के रूप में मानने के लिए एक मंच बनाया गया। पूरे विश्व को एक परिवार बनाने के लिए एक मंच बनाया गया और उस मंच पे सारे देश को खड़ा कर दिया गया और सारे देश अपनी नीति, अपनी पॉलिसी, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई वहां शेयर करेंगे। उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि वैश्वीकरण में क्या होगा? वैश्वीकरण के अंतर्गत ये कह सकते हैं कि जितने सारे आर्थिक गतिविधियों में बाधाएं होती उन सारी बाधाओं को हटा दिया जाता है और एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार से कहती है कि आप हमारे यहाँ ये सामान खरीदें, हम आपके यहाँ आएंगे सामान खरीदेंगे। आपके यहाँ अगर सूखा पड़ गया, भूखमरी पड़ गई तो हम मदद करने आएंगे। हमारे यहाँ भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया तो आप आइएगा हमारे यहाँ मदद करने। नेपाल में अगर भूकंप आया तो नेपाल भूकंप में भारत सरकार ने भी सहयोग दिया, अमेरिका सरकार ने भी दिया, चाइना ने भी दिया, हर देश ने दिया। हर देश का क्या पड़ा था सहयोग देने के लिए? क्योंकि हर देश वैश्वीकरण के बंधन में बंधित हुई है कि भैया एक देश अगर संकट में पड़ रहा है तो सब लोग मिलकर उनकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि संकट किसी के ऊपर आ सकती है, तो किसी को दादा बन के देश में रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए वैश्वीकरण को हम लोगों ने अपनाया। तो वैश्वीकरण के बारे में परिभाषा लिखना होगा तो आप यही लिख लीजिएगा कि वैश्वीकरण को लिख लीजिएगा, भूमंडलीकरण भी कहा जाता है और विश्व के एक सत्ता के रूप में मनाना और एक मंच पे खड़ा करना वैश्वीकरण कहलाता है। यानी वैश्वीकरण में कह सकते हैं, वैश्वीकरण के अंतर्गत सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है ताकि बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से क्या हो, अपनी सक्रिय भूमिका को निभा सके और सारी दुनिया के हर देशों को, जो विकसित देश हैं वो विकसित देश विकासशील देशों की सहायता कर पाए और जो विकासशील देश हैं वो धीरे धीरे विकसित देश हो पाए। इसलिए वैश्वीकरण को अपनाया गया ताकि एक दूसरे का सहयोग करें। अब इस वैश्वीकरण से रिलेटेड हम लोगों को एक बात यह जानना है, वैश्वीकरण से रिलेटेड हम लोगों को कि वैश्वीकरण को लेने का उद्देश्य क्या था। जरा छोटी छोटी बातें 2-3 को इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वैश्वीकरण को लाने का उद्देश्य क्या था, जरा इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो देख लीजिएगा जरा उद्देश्य क्या था, क्यों वैश्वीकरण को लाया गया। तभी हमने बता दिया पूरी बात है। क्या बताया? आर्थिक रूप से सभी लोगों को समान करना। हर देश को कहा गया कि आर्थिक समानता हर देश में आ जाए। आर्थिक समानता ये आर्थिक समानता यानी कि सब देश के लिए आर्थिक समानता हो जाए, यानी विकासशील जो देश है वो विकसित देश की श्रेणी में आ सके, विकसित देश बन सके। वो गरीब देश है तो गरीब न रहे जीवन भर, वैश्वीकरण से जूझेगा, नई नई सरकार की नीतियों को जानता रहेगा, अपने यहाँ जाएगा, लागू करेगा, धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, धीरे धीरे विकासशील से विकसित होता चला जाएगा। इसलिए उद्देश्य था इसका आर्थिक समानता का था। दूसरी बात यह कह सकते हैं हम लोग कि जब वैश्वीकरण को अपनाया जाएगा तो इसलिए एक उद्देश्य ये रखा गया था कि मान लीजिए किसी देश के पास कोई ट्रेडिशनल कल्चर है, किसी देश के पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, किसी देश के पास कोई ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं, किसी देश के पास कोई ट्रेडिशनल रॉ मटेरियल है,
तो इन सारी चीजों को ले लिया जाएगा, इन्वेंशन किया जाएगा, एक नवीन चीजें बनाया जाएगा, सबका विकास होगा, सबका भला होगा। यानी कि एक बात यह कह सकते हैं कि विकास हेतु नवीन साझेदार समझदारी की बात है। विकास की नवीनता कह सकते हैं, नवीनता यानी विकास की नवीनता के लिए। फिर इसका एक उद्देश्य ये कह सकते हैं, जब विकास की नवीनता आ जाएगी, आर्थिक समानता आ जाएगी, तो ये बताइए अमीर गरीब जब एक साथ सब लोग मिल गए तो इसको हम क्या कहेंगे? वैश्विक क्या होगा? वैश्विक, हम लोग इसको कह सकते हैं वैश्विक बंधुत्व बढ़ेगा, सब भाईचारा देश हो जाएंगे। और इसमें एक चीज हम लोग जान जाते हैं कि इसकी विशेषता क्या है वैश्वीकरण में, और लाभ हानि जो है वैश्वीकरण की, वही वैश्वीकरण का लिखिए, पीछे जो अभी मैं मिटाया हूं उसी को छाप लीजिएगा। इसकी भी लाभ हानि में वही छाप लीजिएगा। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है, मान लीजिए आकस्मिक स्थिति आ गया, मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे समझते चलिए, कोई कॉन्सेप्चुअल बात ऐसा नहीं है, कोई आकस्मिक परिस्थिति आ गया किसी देश में, तो वैश्वीकरण की विशेषता में एक विशेषता हम लोग ये कह सकते हैं कि आकस्मिक परिस्थिति अगर आ जाता है तो सारा देश मिलकर उस देश की रक्षा करेगा। किसी देश में भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी फट गया, कहीं सुनामी आ गया, कहीं कुछ आ गया, ऐसी कोई कहीं सूखा पड़ गया, कोई समस्या अगर आ जाती है तो सारे देश मिलकर के क्या करेंगे? उस देश का रक्षा करेंगे। वैश्वीकरण का ये, इसको फायदा में भी लिख सकते हैं, इसको लाभ में भी आप दर्शा सकते हैं। देखिए आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आंसर बहुतों लिखा हमने, अभी रहता सब डिजिटल जमाना तो अपनी उपलब्धि को मैं दिखा देता, लेकिन ऐसी कहीं सुनी बात है कोई मतलब की ना, बस ऐसे देखते चलिए, अच्छा लगे तो साथ देते चलिए, बाकी बातों को छोड़ा जाए। और वैसे हिंदी मीडियम का जो सीसेट है और जो इंग्लिश कंपलसरी है, अगर उसमें गुणवत्ता दिखा दिया गया होता तो शायद यहाँ आने से पहले कहीं और रहा गया होता, लेकिन कोई बात नहीं, होती रहती है। बस यहाँ आप देखते रहिएगा, आंसर राइटिंग लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान बात है। और कभी होगा व्यवस्था तो मैं दिखाऊंगा अपने जीवन के तजुर्बों को, आप देखते रहिएगा। यहाँ थोड़ा ये सब करना बहुत अच्छा नहीं लगता अभी हमको। दूसरी बात अगर देखा जाएगा तो मानवता का विकास होगा। वैश्वीकरण की दूसरी विशेषता क्या? भाई सब लोगों का मदद करने के लिए एक दूसरा देश जाएगा तो मानवता बंधुत्व का क्या होगा? विकास होगा, भाईचारा बढ़ेगी और नए नए तकनीकी स्तर पे क्या होंगे? विकास होंगे। कोई देश कुछ सीखेगा, कोई देश कुछ सीखेगा, सबको मिला के एक नया चीज बनाया जाए तो नई तकनीकी व्यवस्थाओं का उदय होगा। तो एलपीजी के बारे में आप इतनी सारी बातों को याद रखिएगा, एलपीजी से रिलेटेड मैंने सब बातें आपको बता दिया। और लाभ हानि जो मैंने एक जगह लिखा है उसी लाभ हानि को तीनों जगह लिख दीजिएगा, तीनों जगह वही लाभ हानि चलेगा। और इसका उद्देश्य और इसकी विशेषता दो तीन जो दिया है इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। और शुरू में जो मैंने बताया 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव जी की सरकार के बारे में, उसके बारे में जो सारी बातें बता उसको हम नोट कर लीजिएगा। बाकी एलपीजी से रिलेटेड आप हर चीजों को जान चुके, पूरी गुणवत्ता और पूरी सारगर्भिता के साथ जान चुके हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमने आज आपको पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, हर तरीके से कंप्लीट कर दिया। तो नए चैप्टर के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ मैं इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।